गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में हम लोग फाइनेंस की एक एक कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे करके बारीकी से समझेंगे और ये आपके एमबीए, बीबीए, बीकॉम, एमकॉम और सीए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। इसको हम लोग एक एक कर कर धीरे धीरे चीज़ों को समझते हैं। आज हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, मीनिंग, नेचर, स्कोप, सिग्निफिकेंस एंड ऑब्जेक्टिव। आज हमारे टॉपिक ये हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस होता क्या है। सबसे पहले हम लोग आज ये समझेंगे कि फाइनेंस होता क्या है। फाइनेंस में बी डिफाइंड एज आर्ट Finance may be defined as art and science of managing the money। फाइनेंस का मतलब ये है कि जो हमारे पास पैसा है उसको मैनेज करने की साइंस एंड आर्ट को हम लोग फाइनेंस बोलते हैं। फाइनेंस एक्ट्स इन द सेम वे एज ब्लड वर्क्स इन ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर में जैसे ब्लड काम करता है, वैसे ही सेम टू सेम बिजनेस में फाइनेंस वर्क करता है। अगर बिजनेस में से फाइनेंस की कमी हो जाए तब बिजनेस सही से रन नहीं करता है। जैसे कि हमारी बॉडी में अगर ब्लड की कमी हो जाए तो एनीमिया हो जाता है। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि फाइनेंस जो है लाइफ ब्लड है किसका, बिजनेस का। नाउ कमिंग टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम लोग पुराने समय में सिर्फ ये बोलते थे प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, बट जो एक हमारी पूरी यूनिवर्सल एक्सेप्टेड डिफिनेशन है उसमें हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बोलते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इन द बिजनेस। मतलब कि जो हमारे पास सबसे पहले प्रोक्योर करेंगे फंड को और फिर उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करेंगे बिजनेस में। इसी को हम लोग, इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक और डिफिनेशन है जो बहुत ही फेमस है, गुडमैन एंड डग्गल की। इसमें हम लोग समझते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एक्टिविटी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एक्टिविटी कंसर्न्ड विद planning, raising and controlling and administrating of funds used in the business। जो बिजनेस के अंदर फंड यूज होता है उसको प्लान करना, उसको रेज करना, उसको कंट्रोल करना और उसको एडमिनिस्ट्रेट करना को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस एक्टिविटी को ही हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इट इन्वॉल्व्स डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है वो पूरी तरीके से डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग करता है। ये हमें पूरी तरीके से जो हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है उस डेटा को यूज करके एक प्रॉपर डिसीजन लिया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दूसरा इसका नेचर होता है, ये हमारा पूरी तरीके से जो हमारे बिजनेस की वैल्यू होती है इसको मैक्सिमाइज करने पे इसका पूरा फोकस होता है। ये हमारे रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं जितना ज़्यादा हम रिस्क लेते हैं उतना ही बेहतर हमें रिवार्ड मिलता है, लेकिन कभी-कभी रिस्क लेना हमारे लिए, बिजनेस के लिए बहुत ही हानिकारक हो जाता है। इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें रिस्क और रिटर्न का एक प्रॉपर बैलेंस करके दे देता है। इट इज़ क्रूशियल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। एक कंपनी या एक बिजनेस का सर्वाइव करना और ग्रोथ करना ये भी प्रॉपर तरीके से फाइनेंस के नेचर पर डिपेंड करता है। इट अप्लाइज टू ऑल टाइप्स और ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा फाइनेंस होता है, फाइनेंस होता है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, ये पूरे हर तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है, चाहे वो छोटी सी चाय की टपरी हो या अंबानी का एक बहुत बड़ा बिजनेस हो। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरी तरीके से वहाँ पे इन्वॉल्व होता है। इट कोऑर्डिनेट विद द ऑल बिजनेस सब सिस्टम। जो बिजनेस के और सब सिस्टम होते हैं उसमें वो पूरी तरीके से कोऑर्डिनेट करता है। जैसे कि हमारे पास फाइनेंस एक पैसा आ गया और फाइनेंस से ही हम लोग इसको हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम में भी दे सकते हैं, इसका यूज हम लोग मार्केटिंग में भी कर सकते हैं, इसका यूज हम लोग सेल्स में भी कर सकते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग इज डन बाय जस्ट यूजिंग द फाइनेंस। इट रिक्वायर्स प्लानिंग एंड कंट्रोल। ये और क्या क्या इसमें प्लानिंग और कंट्रोल के बारे में भी बातें की जाती हैं। नाउ कमिंग टू द व्हाट आर द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक पहले हमारे पुराने समय में एक ट्रेडिशनल अप्रोच होती थी जिसमें हम लोग फाइनेंस सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करता था, उसको बोलते थे हम लोग प्रोक्योरमेंट। और ये क्या करता था, इग्नोर कर देता था पूरी तरीके से एलोकेशन को। पूरी तरीके से पैसे को क्या कर रहा था, ये
फ़ोकस करता था कि पैसा कहाँ से आएगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ को लेके फ़ोकस कर रहा था कि पैसा कहाँ से आएगा, और ये इस चीज़ पे फ़ोकस नहीं कर रहा था कि कहाँ पे इस पैसे को यूज़ किया जाएगा। इसी चीज़ को नई तरीके से सुधार कर एक नया अप्रोच आई, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में हम लोग सारी चीज़ों को डिसीज़न लेते समय समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड इफेक्टिव यूटिलाइज़ेशन। पहले प्रोक्योर करना बिज़नेस के लिए फंड को, और उस बिज़नेस में पूरी तरीके से इफेक्टिवली यूटिलाइज़ करने को ही हम लोग फाइनेंस का मॉडर्न अप्रोच बोल रहे हैं। मॉडर्न अप्रोच के हमारे 3 डिसीजन होते हैं। नंबर 1 एफ, नंबर 2 डी एंड थर्ड वन आई। हमारे 3 डिसीजन होते हैं, एफ, डी, आई। फर्स्ट एफ इक्वल टू फाइनेंसिंग डिसीजन, डी इक्वल टू डिविडेंड डिसीजंस एंड आई फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये 3 तरह के डिसीजन होते हैं, जिनमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमारे कैपिटल बस्टिंग को शो करता है कि हमने कितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा दिया है। एक बार पैसा लगा के उसको रिटर्न लेना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे भी हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इसमें भी स्कोप होता है। फिर फाइनेंसिंग, हम अपने बिज़नेस के लिए पैसे को कहाँ से ला सकते हैं, इसमें भी पूरी तरीके से ये दिस इज़ आल्सो द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और जब हम लोग बिज़नेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट कमा लेते हैं, तो उस प्रॉफ़िट को हमें शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड डिसीजंस। नाउ कमिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव हैं? पहला, हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरा हमारा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है? द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेन एम ऑफ एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज अर्निंग प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस रन करता है तो बिजनेस का मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? प्रॉफिट को अर्न करना। तो इसमें आगे देखते हैं हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में। प्रॉफिट इज द मेजरिंग टेक्निक टू अंडरस्टैंड द बिजनेस इफिशियंसी ऑफ द कंसर्न। जो हमारा प्रॉफिट होता है वही हमारे बिजनेस की इफिशियंसी को बताता है। अगर हमारा बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट बना के दे रहा है, इसका मतलब है कि हमारे बिजनेस की इफिशियंसी बहुत बेहतर है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज आल्सो द ट्रेडिशनल एंड नैरो अप्रोच। जो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, क्या है? एक ट्रेडिशनल अप्रोच है और ये नैरो अप्रोच है, विच एम्स एट मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट ऑफ द कंसर्न। ये किसी भी तरीके से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में फोकस रखता है, इसलिए इसको हम लोग ट्रेडिशनल या नैरो अप्रोच बोलते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास है दूसरा ऑब्जेक्टिव, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज वन ऑफ द मॉडर्न अप्रोच। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हमारा एक मॉडर्न अप्रोच है। इसका मतलब क्या होता है? द टर्म वेल्थ मीन्स शेयर होल्डर्स वेल्थ। जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं उनकी वेल्थ को बढ़ाने को ही हम लोग बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ ऑफ द पर्सन दोज हु आर इन्वॉल्व इन द बिजनेस। जो हमारे शेयर होल्डर्स बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं उनकी वेल्थ को बढ़ाना ही हम लोग क्या बोलते हैं? उसको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब एक एक करके हम दोनों चीज़ों के फेवरेबल और अनफेवरेबल चीज़ों को पढ़ते हैं। पहले हैं, कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि फेवरेबल आर्गुमेंट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होते हैं उसका फेवरेबल आर्गुमेंट कौन कौन से हैं? नंबर एक, profit maximization is also called as cashing per share maximization. It leads to maximize the business operation for profit maximization. जो profit maximization होता है इसी को हम लोग कैशिंग पर शेयर मैक्सिमाइजेशन करते हैं, बोलते हैं। कैशिंग पर शेयर का मतलब होता है कि बिजनेस से जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाया जा सके उतना कम से कम समय में बना लिया जाए। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? फेवरेबल आर्गुमेंट है ये। दूसरा हमारा है, द अल्टीमेट एम ऑफ द बिजनेस कंसर्न इज अर्निंग प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है उसका अल्टीमेट एम होता है प्रॉफिट को अर्न करना। ये इसी वजह से ये हमारा क्या है? फेवरेबल आर्गुमेंट है। तीसरा हमारा, प्रॉफिट इज द पैरामीटर ऑफ मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस कंसर्न। कोई भी बिजनेस हम लोग कर रहे हैं उस बिजनेस की अगर हमें एफिशिएंसी को चेक करना है तो हम लोग उसको क्या देखते हैं? उसके बिजनेस को देखते हैं। अगर उसका बिजनेस में प्रॉफिट बहुत अच्छा है तो उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, अगर उसका प्रॉफिट कम अच्छा है तो उसकी एफिशिएंसी कम अच्छी है। फिर आगे नेक्स्ट हमारा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव हेल्प टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द बिजनेस। अगर हमारे बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो अगर कोई हमारी अनफेवरेबल कंडीशन आ गई या हमारे पास कोई एक रिस्क आ गया तो उस रिस्क को हमें टालने के लिए हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास क्या होगा? प्रॉफिट होगा, जिसको हम यूज करके उस बिजनेस के रिस्क को टाल सकते हैं।
नाउ कमिंग टू द अनफेवरेबल आर्गुमेंट एंड ड्रॉबैक फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, इसके कुछ हमारे अनफेवरेबल आर्गुमेंट्स हैं। कुछ साइंटिस्ट ने इसको बहुत बेहतर बताया था और कुछ ने इसको निगेटिव बातें बताई थी। इसमें सबसे पहला हमारा क्या है, इट इज वेग। ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। प्रॉफिट इज नॉट डिफाइंड प्रिसाइजली आर करेक्टली। इसके अंदर प्रॉफिट को करेक्टली नहीं डिसाइड किया गया, प्रिसाइजली करके क्लियरली नहीं बताया गया कि हम लोग कौन से प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर रहे हैं या प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा एक वेग है और ये हमारा इसका सबसे बड़ा क्या है, ड्रॉबैक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। दूसरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ड्रॉबैक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारा क्या करता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर देता है, जिससे हम लोग फ्यूचर में होने वाले कैश फ्लो को पूरी तरीके से नहीं समझ पाते हैं कि उसकी वैल्यू क्या होगी। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि इस पेन की वैल्यू आज 100 रुपये है और एक साल बाद इसकी वैल्यू 110 रुपये हो जाए और 110 रुपये एक साल बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो क्या हम उस आज के 100 रुपया एक साल बाद 100 रुपये लेके जाएंगे तो क्या ये पेन हमको मिल जाएगा? हमें ये पेन नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो आज का 100 रुपया है उसकी ज़्यादा वैल्यू है कल के 100 रुपये से। इसलिए ये जो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं कर रहा है। इसलिए ये हमारा इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तीसरा नंबर वन, ये इट इग्नोर्स द रिस्क। हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या करता था, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग होते थे उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम लेता था। सपोज कि कोई एक एम्प्लॉई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए 8 घंटे के लिए बाध्य है, लेकिन हम पैसा बचाने के लिए 2 एम्प्लॉय की जगह एक ही एम्प्लॉय से पूरा काम करा ले और उसको 8 घंटे की जगह 16 घंटे काम कराएं। तो ये हमारा पूरी तरीके से क्या करेगा, आगे चल के हमारे भविष्य में रिस्क को बढ़ा देगा। या फिर अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम लोग डिग्रेड कर दें और उससे ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन लेके प्रॉफिट कमा लें, तो हमारा प्रॉफिट तो कुछ समय के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए दिखाई देगा, लेकिन हमारी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो गिर जाएगी, जिससे हमारे पास बहुत सारे कंप्लेन आने लगेंगे और कंप्लेन की वजह से ये हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्क डेवलप कर देगा। अब इन सारे जो ड्रॉबैक थे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को, इनको नया जो हमारा मॉडर्न अप्रोच है उसमें दूर करने का प्रयास किया गया है। हमारे जो फेवरेबल आर्गुमेंट है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की वो क्या है, नंबर वन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज सुपीरियर टू द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हमारा जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से सुपीरियर है, बिकॉज द मेन ऑफ द बिजनेस कंसर्न अंडर दिस कॉन्सेप्ट इज टू इम्प्रूव द वैल्यू ऑफ आर वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं उनकी वैल्यू को या वेल्थ को इम्प्रूव करना ही वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का हमारा क्या है, ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का हमारा ऑब्जेक्टिव है। इस वजह से ये हमारा एक बेटर है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसीडर द कंपैरिजन ऑफ वैल्यू ऑफ द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द बिजनेस कंसर्न। मतलब कि ये है कि बिजनेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंडर में हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं। नंबर थ्री, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसीडर बोथ टाइम एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस कंसर्न। हमारा जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है रिस्क को समझते हुए ज़्यादा प्रॉफिट की तरफ प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है और कम मार्जिन पे अच्छी क्वालिटी में प्रोडक्ट को देके अपने वेल्थ को क्रिएट करता है और ये लॉन्गर टाइम में हमें बहुत अच्छा रिटर्न देता है। नंबर फोर, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रोवाइड इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं उन रिसोर्सेज को प्रॉपर अच्छी तरीके से कहाँ कहाँ पर मैनेज करना है, कहाँ कहाँ पे एलोकेट करना है, ये सारी चीज़ें हमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में दिखाई देती है। इट इंश्योर द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। और ये साथ के साथ सोसाइटी को भी कंसीडर करते हुए काम करता है। इसलिए हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से बेटर है। नाउ कमिंग टू द, कुछ और साइंटिस्ट आए जिन्होंने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के फेवर के अगेंस्ट में कुछ बातें कही। उनमें नंबर वन, wealth maximization lead to the prescriptive idea of the business concern, but it may not be suitable to present day business activities। ये कहना चाह रहा है कि जो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज हैं मॉडर्न डेज की या करंट टाइम की, उनको ये पूरी तरीके से डिस्क्लोज नहीं कर रहा है। कि सपोज आज हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट की नीड हो, जिसकी वजह से हम लोग आज अपने जो बिजनेस में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज को दे सकें, लेबर काम करने वाले को उनको वेजेस को दे सकें, या हो सकता है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना हो, बिल्डिंग की का रेंट देना हो, इन सारी चीज़ों को पे करने के लिए हमें नीड हो पैसे की, और हम लोग वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को फोकस करेंगे, तब हमारे पास ज़्यादा प्रॉफिट आज के समय में नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस हैम्पर कर सकता है। तो ये कि ये सबसे बड़ा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ड्रॉबैक था।
नंबर 2, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्रिएट ऑनर मैनेजमेंट कंट्रोवर्सी। क्या होता था कि मैनेजमेंट और ऑनरशिप के बीच में ये कंट्रोवर्सी कर सकता है। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ऑनर होते हैं और जो मैनेजर्स होते हैं वो उसके एजेंट होते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि मैनेजर्स जो होते हैं अपने पर्क्स को, अपनी सैलरीज़ को ज़्यादा हाई कर देते हैं और जो बिज़नेस का शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी जो शेयर की वैल्यू को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से ओनरशिप और मैनेजमेंट में कंट्रोवर्सी हो जाती है। कभी-कभी और उसके बाद मैनेजमेंट अलोन एन्जॉय सर्टेन बेनिफिट्स। जो बहुत सारे बेनिफिट आते हैं मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजर्स ही बिज़नेस को पूरी तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं, तो मैनेजर्स ही खुद अकेले ही सारा पूरा का पूरा प्रॉफ़िट को बेनिफिट अकेले ले लेते हैं, जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स हैम्पर करते हैं। द नेक्स्ट वन, द अल्टीमेट ऑफ द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज़ टू मैक्सिमाइज़ द प्रॉफिट। पूरी तरीके से अगर सब चीज़ों को एक तरफ रख के देखा जाए तो कोई भी बिज़नेस जो रन करता है उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना। तो यही सेम ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का। तो दोनों आपस में एक पूरी तरीके से लिंक्ड हैं। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ वन, wealth maximization can be activated only with the help of the profitable position of the business concern। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन तभी एक्टिवेट किया जा सकता है जब कोई एक बिजनेस कंसर्न बहुत ही प्रॉफिटेबल पोजीशन में हो। नाउ अब हम लोग देखेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बीच में डिफरेंस। जो हमारे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। नंबर एक, डेफिनेशन। दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल अलग अलग है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हमारा जो होता है उसका एम क्या होता है, स्टेक होल्डर्स, कंपनी में स्टेक होल्डर्स की वैल्यू को बढ़ाना। और हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो होता है, इसका जो हमारा मेन मोटिव होता है प्रॉफिट, कंपनी के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। दूसरी बात, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या फोकस करता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हमारा फोकस करता है स्टेक होल्डर्स की वैल्यू को लॉन्ग टर्म पे बहुत बेहतर करना। लेकिन हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या करता है कि शॉर्ट टर्म में ही मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न कर लेना। फिर हम लोग आते हैं, देखते हैं हमारा थर्ड वन, रिस्क वाला फैक्टर। हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर हम लोग बहुत ही कम और मिनिमम रिस्क को लेते हैं, बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारा रिस्क को कैलकुलेट ही नहीं करता और बहुत ही ज़्यादा रिस्क भी हम लोग ले लेते हैं। फिर आता है नंबर 4, यूजेस। इट हेल्प्स इन अचीविंग अ लार्जर वैल्यू ऑफ कंपनीज वेल्थ वर्थ। जो हमारे लिए हमारा क्या करता है, हमारे बिजनेस का बहुत बड़ा टारगेट होता है जो कंपनी के वर्थ को बढ़ाने में या मार्केट शेयर के ऑफ कंपनी को बढ़ाने में काम करने वाला होता है। तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है या यूजेस होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का। वहीं पे हमारी तरफ दूसरी तरफ जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसका मेन यूजेस होता है हमें रोजमर्रे की जो डे टू डे ऑपरेशन के लिए खर्चे चाहिए होते हैं, इनको मैनेज करने के लिए, इनको यूजेस करने के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का यूज किया जाता है। तो ये चार हमारे जो है डिफरेंसेस हैं, मेजर डिफरेंसेस हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।